वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट पर। आपने टारगेट किया है यूपी पीसीएस 2026 को। आपको एसडीएम या डीएसपी बनना है। आप 2026 में एग्जाम देना चाहते हैं। आपको अभी समझ नहीं आ रहा है कि तैयारी कहाँ से स्टार्ट किया जाए। मतलब सब एक दूसरे में मिला जुला है, आप कंफ्यूज हैं, पता ही नहीं चल रहा है कहाँ से पढ़ा जाए या क्या पढ़ा जाए, क्या चीज़ें होंगी। तो देखिए, ये कन्फ्यूज़न आपका दूर होगा। सबसे पहले तो आपको ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि 2026 में यूपी पीसीएस क्रैक करने के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, आपका सिलेबस क्या है। देखिए, जो एग्ज़ाम होगा 2 फेज़ में होगा, एक प्री होगा और एक मेंस होगा। तो प्री के लिए आपको तमाम इनिशिएटिव यूट्यूब पर फ्री में मिल जाएंगे। प्री आप आसानी से समझ लेंगे कि भाई जीएस रहेगा और सी सेट रहेगा, पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा। जो पेपर 1 रहेगा इसी से मेरिट बनेगा और हम मेंस में जाएंगे, और पेपर 2 जो सी सेट है ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। तो प्री के बारे में तो सब बता देंगे। अब असली बात है कि मेंस के जो 8 पेपर होने हैं उनमें क्या क्या टॉपिक है, सिलेबस कितना ब्रॉड है, आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। देखिए दोस्तों, अगर आप यूपी पीसीएस 2026 को टारगेट कर रहे हैं तो आपका जो मेंस होने वाला है, मेंस आप पहले ना अभी से आप प्री और मेंस दोनों की तैयारी स्टार्ट कीजिएगा। मतलब ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ प्री को टारगेट करना है, आप दोनों पढ़िए, प्री प्लस मेंस दोनों आपको पढ़ना है। हाँ, जब लास्ट में एग्जाम का 2-3 महीना बचा रह जाएगा तब आप सिर्फ प्री और प्री पर फोकस कीजिएगा। अभी आपका टारगेट क्या है, प्री मेंस दोनों पढ़ना है। देखिए, मेंस में है क्या क्या, 8 पेपर कुल होने हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सामान्य हिंदी 150 अंकों का होगा, निबंध 150 अंकों का रहेगा, सामान्य अध्ययन जिसे कि जीएस 1 कहा जाता है, ये इसमें क्या आता है, कैसे आता है, एक एक चीज विस्तार से समझेंगे। ये 200 अंकों का है। जीएस 2 200 अंकों का है। जीएस 3 ये भी 200 अंकों का है। जीएस 4 ये भी 200 अंकों का है। जीएस 5 और जीएस 6। तो आप कहेंगे भाई ये तो कोई भी बता देगा कि जीएस के 6 पेपर होते हैं, हिंदी का एक होता है, एक निबंध का होता है, इसमें स्पेशल क्या है। स्पेशल ये है कि आपको विस्तार से चीजें बताई जाएंगी। देखिए, अब चीजों को समझिए। जो सभी पत्र परंपरागत मतलब कन्वेंशियल होंगे, और इन प्रश्न पत्रों के हल करने की अवधि 3 घंटे होगी और 200 अंक निर्धारित होगा जीएसओ के लिए। और नोट देखिए, 3 घंटे वाले प्रश्न पत्र का जो समय होता है 9:30 से 12:30 होता है और 2 से 5 तक होगा। अभ्यर्थी के सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र में न्यूनतम अंक प्राप्त करने की अपेक्षा की जाएगी, जो यथास्थिति शासन और आयोग द्वारा अवधारित किए जाएंगे। मतलब जो हिंदी होगा उसमें आपको न्यूनतम अंक भी प्राप्त करना होगा। अगर आप उतना प्राप्त नहीं करेंगे तो वहीं से आपकी यात्रा समाप्त हो जाएगी। अगर आप मेंस को क्रैक करते हैं तो इसके बाद क्या होगा, आपका साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू होगा, 100 अंकों का होगा। इसमें साक्षात्कार में सामान्य सामान्य सी चीजें पूछी जाएंगी। अब देखिए, अब हम लोग सिलेबस को विस्तार से समझते हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ चीजें बताई गई कि किस प्रकार से चीजें रहेंगी, इसको भी देख लेते हैं। देखिए, आयोग प्रवेश पत्र के बिना किसी भी अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं देगा। ये तो भाई सामान्य सी बात है। किसी भी अभ्यर्थी के परीक्षा में प्रवेश हेतु अर्हता पात्रता के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। ये हर एग्जाम में होता है ना। अभ्यर्थी को सचेत किया जाता है कि उत्तर पुस्तिका में केवल निर्धारित स्थान पर ही अपना अनुक्रमांक लिखे, अन्यथा दंड स्वरूप उनके अंकों में कटौती की जाएगी। अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिका में कहीं भी अपना नाम न लिखे, अन्यथा उन्हें परीक्षा के लिए अनर्ह घोषित किया जा सकता है। यदि अभ्यर्थी की हस्तलिपि अस्पष्ट या अपठनीय है तो उनके प्राप्तांकों के कुल योग में से कटौती की जा सकती है। अभ्यर्थी प्रश्न पत्रों के उत्तर अंग्रेजी रोमन लिपि में अथवा हिंदी देवनागरी लिपि में या उर्दू फारसी लिपि में लिख सकेंगे, परंतु उन्हें भाषा के प्रश्न पत्र का उत्तर जब तक कि प्रश्न में अन्यथा निर्दिष्ट न हो अनिवार्य रूप से उसी भाषा में लिखना होगा। मतलब जो भाषा का पेपर है तो उसमें आप उसी भाषा में लिखेंगे। तो ये सब सामान्य सामान्य से प्रश्न पत्र केवल अंग्रेजी लिपि में व हिंदी देवनागरी लिपि में होंगे। अब देखिए, यहाँ पर अब सिलेबस को देखते हैं। देखिए, हिंदी में क्या होगा, जो हिंदी का पेपर होगा, हिंदी में खंड गद्य का खंड दिया रहेगा और इससे प्रश्नोत्तर रहेंगे, संक्षेपण होगा, सरकारी व अर्ध सरकारी पत्र लेखन रहेगा, तार लेखन, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, परिपत्र, ये सब रहेगा। इसके बाद शब्द ज्ञान एवं प्रयोग है, उपसर्ग प्रत्यय का उपयोग रहेगा, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि, लोकोक्ति, मुहावरा, ये सब हिंदी में रहेगा। अब ये हिंदी में 5 बिंदु हैं, 5 बिंदु से जो कुल प्रश्न बनेंगे, मतलब 5 प्रश्न बनेंगे। पहला ये रहा, दूसरा ये, तीसरा, चौथा और ये 5वां। अब हिंदी के बाद अगर निबंध की बात करें तो देखो, निबंध आप किसी भी भाषा में लिख सकते हैं।
हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू इसमें से लिखा जा सकता है। इसमें 3 खंड होंगे, प्रत्येक खंड में एक एक विषय पर 700 शब्दों का निबंध लिखना होगा। प्रत्येक खंड 50-50 अंकों का होगा। तीनों खंडों में निम्नलिखित विषय पर आधारित प्रश्न होंगे। जो खंड क रहेगा इसमें साहित्य और संस्कृति होगा, सामाजिक क्षेत्र होगा और राजनैतिक क्षेत्र होगा। खंड ख जो होगा विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि, उद्योग, व्यापार ये रहेगा। और खंड ग में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, भूकंप, बाढ़, सूखा ये सब चीज और राष्ट्रीय विकास योजना, परियोजना इसका जिक्र किया जाएगा। अब देखिए निबंध हो गया। निबंध के बाद GS1। GS1 जो है ये विशेष तौर पर इतिहास से संबंधित होगा, मतलब इतिहास का होगा। देखिए भारतीय संस्कृति के इतिहास में प्राचीन काल से आधुनिक काल के कला रूप, साहित्य एवं वास्तुकला के महत्वपूर्ण पहलू शामिल होंगे। आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व, समस्याएं ये सब, स्वतंत्रता संग्राम, इनके विभिन्न चरण और देश में किस तरीके से इसका योगदान रहा। स्वतंत्रता के बाद देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन 1965 तक की बात। विश्व इतिहास में 18वीं सदी की से 20वीं सदी के मध्य की घटनाएं, जैसे फ्रांसीसी क्रांति 1789 में, औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन शास्त्र, साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, नाजीवाद, फांसीवाद, इन सब से प्रश्न बनेंगे। इसी तरीके से देखिए 6वां पॉइंट क्या होगा, भारतीय समाज और संस्कृति की मुख्य विशेषता, महिला समाज और महिला संगठनों की भूमिका, जनसंख्या तथा संबद्ध समस्याएं, गरीबी, विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्या ये सब, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण का अभिप्राय होगा। इसके बाद सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, है ना, विश्व की प्रमुख प्राकृतिक संसाधन। देखिए अब यहाँ पर ये थोड़ा सा भूगोल की चीजें आ गई है ना, इसमें ये देखिएगा। इसके बाद भौतिक भूगोल है ना। इसके बाद भारत के सामुद्रिक संसाधन और उनकी संभाव्यता, मानव प्रवास और सीमांत एवं सीमाएं। तो कुल मिलाजुला के 15 बिंदु GS1 में होंगे। अब GS2 में जाएंगे तो ये पॉलिटी से संबंधित है। देखिए भारतीय संविधान का जो पूरा विकास है, देखिए ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषता, संशोधन ये सब चीज, संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, है ना। तीसरा पॉइंट है केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में वित्त आयोग की भूमिका। चौथा पॉइंट है शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र, संस्था ये सब चीज। पांचवा है भारतीय संवैधानिक योजना के अन्य प्रमुख लोकतांत्रिक देशों से तुलना, मतलब जो भारतीय संविधान है अन्य लोकतांत्रिक देशों के साथ इसकी तुलना होगी। छठवां पॉइंट है संसद और राज्य विधायिका, मतलब जो संसद है मतलब संघ की विधायिका है, और माफ कीजिएगा जो संसद है मतलब केंद्र के लिए, और राज्य की विधायिका, इसकी संरचना, कार्य, संचालन ये सब। कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन, कार्य ये सब लिखना है ना। इसमें न्यायपालिका जैसे PIL ये भी इंपॉर्टेंट है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, शक्तियां, कार्य, उत्तरदायित्व ये चीजें रहेंगी। सांविधिक विनियामक और विभिन्न अर्धन्यायिक निकाय, इनके बारे में होगा। इसके बाद देखिए 11वां बिंदु है सरकारी नीति हो जाएगी। इसमें आपको सरकारी नीति, उसके विकास के बारे में, विकास प्रक्रिया, गैर सरकारी संगठन की भूमिका, स्वयं सहायता समूह है ना, अभिदाता सहायतार्थ संस्थाएं ये सब। 13 नंबर में केंद्र और राज्यों द्वारा जनसंख्या के प्रति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन, गरीबी और भूख से संबंधित विषय, शासन व्यवस्था, पारदर्शिता, जवाबदेही, है ना, लोकतंत्र में उभरती हुई प्रवृत्ति के संदर्भ में सिविल सेवा की भूमिका, भारत एवं अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध, कि भारत का पड़ोसियों के साथ क्या संबंध है, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित वार्ता के बारे में। 20 नंबर है भारत के हितों एवं अप्रवासी भारतीयों पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों का राजनीति पर प्रभाव, अंतरराष्ट्रीय संस्थान ये सब पढ़ना है। 22 नंबर का बिंदु रहेगा क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय महत्व। तो ये पेपर नंबर 2 हो गया। अब पेपर 3 की बात करेंगे। देखिए ये मूल रूप से जो है ये इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। जैसे भारत में आर्थिक नियोजन, उद्देश्य, उपलब्धियां, जो नीति है, नीति आयोग की भूमिका जो है, सतत विकास के लक्ष्य ये सब चीज। दूसरा है गरीबी के मुद्दे, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय एवं समावेशी विकास। तीसरा है सरकार के बजट के अवयव तथा वित्तीय प्रणाली। चौथा है प्रमुख फसल, विभिन्न प्रकार की सिंचाई विधि, सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पाद का भंडारण, ढुलाई, विपणन ये सब चीज। पांचवां अप्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष कृषि अनुदान तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से जुड़े मुद्दे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली ये चीजें रहेंगी। भारत में खाद्य प्रसंस्करण व संबंधित उद्योग कार्य क्षेत्र,
भारत में स्वतंत्रता के पश्चात भूमि सुधार 7वां बिंदु होगा। 8वां है भारत में वैश्वीकरण उदारीकरण के प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन, इनके औद्योगिक विकास पर प्रभाव, आधारभूत संरचना, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन तथा रेलवे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास एवं राष्ट्रीय सुरक्षा में भारत की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां, है ना, प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण, ये सब चीजें रहेंगी। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी 12 नंबर का पॉइंट है, कंप्यूटर, ऊर्जा क्षेत्र, नैनो प्रौद्योगिकी। 13 नंबर का जो बिंदु है इसमें दिया पर्यावरणीय सुरक्षा, पारिस्थितिकी, वन्य जीव जीवन, जैव विविधता। 14 नंबर का आपदा, ये गैर पारंपरिक सुरक्षा एवं सुरक्षा की चुनौती। 15 है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौती, अब मीडिया की भूमिका, तस्करी, ये सब। 16 है भारत की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां जैसे आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बगावत, संगठित अपराध। सुरक्षा बलों की भूमिका 17 नंबर पर है, और कृषि, बागवानी, वानिकी, पशुपालन, ये 18वां। तो जीएस का पेपर 3 ये रहा। जीएस का जो पेपर 4 है ये विशेष तौर पर नीति शास्त्र से जुड़ा है, जैसे नीति शास्त्र तथा मानवीय अंत, अभिवृत्ति, है ना, ये सब चीजें आप देख सकते हैं। सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, इस तरीके की चीजें। संवेगात्मक बुद्धि, है ना, लोक प्रशासन में लोक सिविल सेवा का मूल्य, नीति शास्त्र, शासन व्यवस्था में ईमानदारी, तो यहाँ पे इथिक्स से जुड़ी हुई चीजें रहेंगी। जीएस का जो पेपर 5 है ये उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, प्राचीन नगर, ये सब है। उत्तर प्रदेश की वास्तुकला, भारत में स्वतंत्रता संग्राम, उत्तर प्रदेश के सुविख्यात स्वतंत्रता सेनानी, ग्रामीण, शहरी, जनजाति मुद्दे हो गए, है ना। उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था जैसे शासन प्रणाली, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के लिए, महान्यायवादी। इसके अतिरिक्त जो उच्च न्यायालय है उत्तर प्रदेश में, भाषा, राजभाषा, ये सब चीजें, निर्वाचन आयोग, सुशासन, भ्रष्टाचार, भूमि सुधार। तो इस तरीके से कुल देखेंगे तो यहाँ पर जो जीएस 5 इसमें यूपी का है, और जीएस 6 में भी यूपी की ही चीजें रहेंगी। अब यूपी के व्यापार की चीजें रहेंगी। इसमें कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर 23 विषय। तो ये ओवरऑल कुल मिला जुला के पूरा जीएस के 6 पेपर और कंप्लीट जानकारी रही कि आप मेंस में कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर आप यूपी पीसीएस 2026 को टारगेट किए हैं तो अभी से आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।